जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा चैप्टर चल रहा है 13 सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जो कि 177 से लेकर 189 तक है, जिसमें कि हमने 177 से लेकर 181 तक कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 182 से लेकर 186 तक, यानी आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स एक्सेट्रा। अगर जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, जो अपराध है, वह लेटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि कागज पर लिखकर लेटर भेजा जाता है, या फिर एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में आ रहा है हमारा टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी हो। क्लॉज 1, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग में इफ द डिस्प्यूशन इज प्रैक्टिस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर और telecommunication message be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such letters or message were sent or were received, and any offense of cheating and dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person। इसमें कहा जा रहा है क्लॉज 1 में कि कोई भी अपराध, चीटिंग, ठीक है, इंक्लूड चीटिंग, या तो कोई भी अपराध जो कि लेटर के द्वारा किया जा रहा है, टेली कम्युनिकेशन मतलब जैसे व्हाट्सएप हो गया, फोन हो गया, इस सब तरीके से अगर कोई भी किया जा रहा है अपराध, इस सब चीज का हेल्प लेकर, तो वह उस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा जहां पर वो लेटर रिसीव्ड किया गया है, ठीक है, जहां पर वो लेटर रिसीव्ड किया गया है या जहां से वो लेटर भेजा गया है। दो जगह पर हो सकता है, जहां पर लेटर भेजा गया है और जहां से लेटर भेजा गया है, उस दोनों जगह पर ट्रायल चल सकता है। एंड ऑफेंस ऑफ चीटिंग, अब चीटिंग का ऑफेंस और डिसऑनेस्टली अगर किसी व्यक्ति को कोई इंड्यूस करता है, यानी कि बहकावे में लेकर किसी को बोलता है कहीं पर प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो ठगा गया है, जिसको ठगा गया है, वह व्यक्ति जिस जगह पर प्रॉपर्टी का डिलीवर्ड करता है, यानी कि जिस जगह पर प्रॉपर्टी देता है किसी व्यक्ति को, जो ठगा हुआ मनुष्य जिसको ठग लिया गया है, उसको जहाँ जिस जगह पर डिलीवर्ड करता है, और जो एक्यूज पर्सन है वो जिस जगह पर रिसीव्ड करता है, उस दोनों जगह पर ट्रायल चलाया जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लॉज 2 बोल रहा है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 494 और 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब हम बता दें कि 494 और 495 मैरिज से रिलेटेड है, यानी दूसरे शादी से रिलेटेड है, और एक रिलेटेड है कि जो दूसरा शादी हुआ है उसके बारे, जो पहला शादी है उसको छुपाया है और इसमें दूसरा शादी कर लिया है, ठीक है, यही है दोनों। Indian Penal Code may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or the offender last resided with his or her spouse by the first marriage। अब इसमें इसका केस कहाँ पर चलेगा, इसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा, इस दोनों धाराओं में अगर केस हुआ है तो वो चलेगा जहाँ पर ये ऑफेंस कमिट किया गया है, यानी जहाँ पर दूसरा विवाह किया गया है वहाँ पर, या तो फिर जहाँ पर जो ऑफेंडर है, ठीक है, जो ऑफेंस कर रहा है वह अपने पहली पत्नी के साथ लास्ट रहा हो, यानी लास्ट जहां पर वो रहा होगा, ये जरूरी नहीं है कि उसका परमानेंट हाउस होना चाहिए, वो रेंट पर भी रह सकता है, जहां पर वो लास्ट रहा होगा, चाहे रेंट पर चाहे परमानेंट जो भी हो, तो वहां पर भी उसका ट्रायल चल सकता है 494 495 के केस में। और वाइफ बाय द फर्स्ट मैरिज हैज टेकन अ परमानेंट रेसिडेंस आफ्टर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, या तो जो पहली पत्नी है, ठीक है, जो पहली पत्नी है वह मतलब परमानेंट घर ले ली है इस ऑफेंस के बाद, उस जगह पर भी यह जो ट्रायल है वो चल सकता है। तो कितने जगह चल सकता है, जहां पर पहली पत्नी के साथ पहले रहा है, या जहां पर ऑफेंस किया है, और या तो जहां जो उसकी पहली पत्नी है वह ऑफेंस के बाद परमानेंट रिसीव कर रही है, यानी परमानेंट घर ले ली है वहां पर। उसके बाद 183 बोल रहा है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वग्यू। When an offence is committed will list the person by or against whom or the thing in respect of which the offence is committed is in the course of performing a journey or wagyu. The offence may be inquired into or tried by a court through or into whose local jurisdictions that person or thing passed in the course of that journey or wagyu। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी अपराध जो किया गया है किसी व्यक्ति द्वारा, या तो किसी सामान के खिलाफ, ठीक है, किसी सामान के खिलाफ किया गया है या किसी पर्सन के खिलाफ किया गया है, जो भी हो, तो मतलब जब हम जर्नी कर रहे हैं, यानी कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, या फिर हम समुद्र में हैं, यानी समुद्री यात्रा पर है, इन दोनों में से हम कुछ भी कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कैसे भी जर्नी कर रहे हैं, या तो फिर हम समुद्र का जर्नी कर रहे हैं, समुद्र यात्रा पर है, तो जो ऑफेंस है वो उस कोर्ट के द्वारा मतलब ट्रायल किया जाएगा, जो कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट उसके जुरिडिक्शन में है जहां पर वो ऑफेंस हुआ है, यानी कि जहां से वो पास हुआ है। यानी कि आप एक एग्जांपल समझिए, एक व्यक्ति है
जो जहाज में बैठा हुआ है, यानी पनिया जहाज में, पानी वाले जहाज में, ठीक है, वो बैठा हुआ है और रास्ते में उसको एक आदमी, ठीक है, सामान चोरी कर लेता है, उसका सामान चोरी कर लेता है। एक सामान उस मतलब तो वहां पर वो सामान चोरी करके वो सामान वो जिस जिस जगह से पास हुआ है, ठीक है, वो सामान चोरी का सामान लेके जिस जिस जगह से पास हुआ है ना समुद्र में, तो समुद्र में तो उसका जितना भी एरिया वो क्रॉस किया है, जितना भी कोर्ट वो क्रॉस किया है, जितना भी कोर्ट का एरिया वो क्रॉस किया, तो हर एक कोर्ट के पास पावर है कि उसका ट्रायल कर सकता है जहां से वो सामान लेकर गुजरा है, जहां जहां से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं 184। 184 बोल रहा है कि प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर। ये यहाँ पर एक के साथ और भी ऑफेंस जो है वो किया जाता है, यानी एक के साथ ही एक ऑफेंस किया जाता है। The offense committed by any person are such that he may be charged with and tried at one trial for each such offense by virtue of the provision of section 219, 220 और 221। ये हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी आप इसका समरी जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि एक ही ट्रायल में बहुत सारा ऑफेंस जो होता है, जैसे मर्डर का भी एक ही में चलाता है, डकैती का भी अलग एक ही में चलाता है, फरार का भी एक ही में चलाता है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे 304 भी हो गया, डोहरी का हो गया, 302 का हो गया, तो ये एक ही ट्रायल में चलता है एक पर्सन के खिलाफ, चाहे ऑफेंस अलग अलग हो, चार्जेस अलग अलग हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये समरी हमने बताया, तीनों सेक्शन लगभग उसी के बारे में बात करता है। तो अगर इस तरीके का ऑफेंस है, ठीक है, एक में ट्रायल चलाया जा सकता है। बी द ऑफेंस और ऑफेंस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन आर सच दैट दे मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 223। या तो फिर ऑफेंस एक है लेकिन किया गया है बहुत आदमी के द्वारा, एक ही चार्ज है बहुत सारे आदमी पर, तो उस हिसाब से भी सेक्शन 223 ये बताता है, उसके हिसाब से आगे पढ़ते हैं। द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कंपिटेंट टू इंक्वायरी इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंस। अब इसमें क्या है कि जो कोर्ट है, ठीक है, तो वो कोर्ट अगर उस सब में से ऑफेंस जो भी टुगेदर किया गया है, अगर उसमें से एक भी ऑफेंस अगर उस कोर्ट का पावर है उसको कॉग्निजेंस लेने का, उसका ट्रायल चलाने का, तो वो टुगेदरली करके वो पूरा का पूरा केस चला सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानिए, जैसे एक आदमी मतलब चोरी किया, थेफ्ट किया, ठीक है, थेफ्ट किया और उसी में वो एक आदमी को मार दिया, तो 379 लगा आईपीसी, यानी चोरी हुआ और मर्डर हुआ, 302 हुआ। तो एक है जो लोअर कोर्ट है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो थेफ्ट का केस देख सकता है लेकिन 302 का केस नहीं देख सकता। लेकिन अगर ये तीनों सेम काइंड का ऑफेंस और एक ही बार में किया गया है, अगर इसका ट्रायल एक चलेगा तो जो थेफ्ट देख सकता है वो उसी के साथ 302 भी देख सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि जितना भी चार्जेस टुगेदर किया गया है, अगर उसमें से एक भी चार्ज, अगर कोर्ट के पास पावर है कि वो एक भी चार्ज का ट्रायल चला सकता है, तो वो पूरा का पूरा ट्रायल चला सकता है। बस इसमें यही कहा गया है। उसके बाद 185 है, पावर टू ऑर्डर केस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशंस डिवीजन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रीसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में होते हुए भी, कोई भी प्रोविजन इस चैप्टर में है होते हुए भी, the state government may direct that any case or class of cases committed for trial in any district may be tried in any session division। इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, चाहे इसमें इस चैप्टर के हिसाब से रूल है, लेकिन फिर भी द स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है किसी भी केस को, ठीक है, चाहे वो मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का हो उससे मतलब नहीं है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हो, हाँ, किया गया हो, और वो जिस भी सेशन डिवीजन में चाहे वो चला सकता है। मोटा मोटा बात जानिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि वो किसी को भी डायरेक्ट, किसी भी केस को डायरेक्ट कर सकता है किसी भी सेशन डिवीजन में चलाने के लिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट सच डायरेक्शन इज नॉट रिफरिंग टू एनी डायरेक्शन प्रीवियसली इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। पर इसमें कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का रूल, मतलब आदेश देने से पहले यदि कोई हाई कोर्ट, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई रूल दे दिया है, या तो फिर कोई और लॉ आ गया है जो उस समय फोर्स है, उसके हिसाब से पहले अगर कोई मतलब रूल दे दिया है, कोई ऑर्डर दे दिया है, तो फिर उसके खिलाफ ऐसा काम नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट तभी कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रीवियसली कोई ऑर्डर नहीं दे, ठीक है। अगर प्रीवियसली ऑर्डर दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट के से पहले, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता। यद्यपि अगर स्टेट ये सब ऐसा नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर
जो भी लॉ है वो उस समय नहीं है, उससे पहले नहीं बताता है उस चीज़ के बारे में, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसमें भी चाहे उसमें कर सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट 186, सॉरी लास्ट नहीं है, 189 तक है। 186, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। अब where two or more courts have take cognizance of the same offence and a question arise as to which of them ought to inquiry into or try that offence, the question shall be decided। अब यदि दो या दो से अधिक, ठीक है, कॉग्निजेंस ले लिया सेम ऑफेंस का, क्योंकि हमने पहले तो पढ़ा था इससे पहले, हाँ, कि सब दो कोर्ट के पास पावर आ जाता है, तीन कोर्ट के पास पावर आ जाता है ट्रायल चलाने का। अब दो या दो से अधिक एक ही बार में कॉग्निजेंस ले लेता है, कॉग्निजेंस ले लिया और ट्रायल चलेगा किस में, ठीक है, इंक्वायरी करेगा कौन, ये अब क्वेश्चन डिसाइड कौन करेगा, तो ये है ए, इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट। यदि जो कोर्ट है वह सबऑर्डिनेट है सेम हाई कोर्ट का, यानी एक ही हाई कोर्ट के अंदर में दोनों कोर्ट है जो कॉग्निजेंस लिया है, तो हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा। बट if the courts are not subordinate to the same high court by the court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction to proceedings were first commenced। अब इसमें कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा, अब एक ही हाई कोर्ट का नहीं है, ठीक है, तो जिस हाई कोर्ट के अंदर में जो एपिलेट क्रिमिनल जुडिक्शन है, जिसमें पहले चला, जिसमें भी पहले कमिट हो गया ट्रायल, ठीक है, जो कॉग्निजेंस ले लिया उसी में चलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद एंड देयर अपॉन ऑल द अदर प्रोसीडिंग रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस शैल बी डिसकंटिन्यूड। और बाकी जो प्रोसीडिंग है, जो अब एक कोर्ट चला रहा है तो दूसरे कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा था उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, ठीक है, यानी कि यहाँ के आगे अब कोई मतलब ये अब आगे नहीं चलेगा, ये खत्म हो गया, ठीक है। मतलब खत्म यहाँ पर नहीं लिखा, डिसकंटिन्यूड मतलब हो सकता है कि जब फिर कुछ हो, लेकिन डिसकंटिन्यू डिसमिस नहीं लिखा है, डिसकंटिन्यूड लिखा है, यानी कि जो आगे नहीं चलेगा, रोक दिया गया, ठीक है। उसके बाद 187, power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdictions। Clause 1, when a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdictions has committed outside such jurisdictions, whether within or outside India, an offence which cannot under the provision of sections 177 to 185 or any other law for the time being in force be inquired into or tried within such jurisdictions but is under some law for the time being in force triable in India, such magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdictions and compel such person in the manner herein before provided to appear before him, and send such person to the magistrate having jurisdictions to inquiry into or try such offence, or if such offence is not punishable with death or imprisonment for life, and such person is ready and willing to give bail to satisfactions of the magistrate acting under this section, take a bond with or without surety for his appearance before the magistrate having such jurisdictions। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा बात बोल रहा है कि यदि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ये याद रखना है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसको ऐसा लगता है या विश्वास करने का कारण है कि उसके लोकल जुरिडिक्शंस में रहने वाला व्यक्ति, जो उसके जुरिडिक्शन में रहता है वो व्यक्ति, ठीक है, वो इंडिया में या इंडिया के बाहर, ठीक है, मेनली जो इंडिया के बाहर का बात कर रहा है, ठीक है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, जो ऑफेंस, ठीक है, जो 177 से लेकर 185 या फिर जो उस समय में कोई दूसरा लॉ है जो चल रहा है उसके हिसाब से उसको देखा नहीं जा सकता, मतलब उसमें केस नहीं चलाया जा सकता, इंक्वायरी ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। बी इंक्वायर्ड इनटू ट्रायल विद सच जुरिडिक्शंस, पर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसके पास यह पावर है कि वह उस केस को देख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, एकदम ऐसे जैसे कि वो उसके जुरिडिक्शन में हुआ, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल सच जुरिडिक्शंस बट इज अंडर सम लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्सेबल इन इंडिया। अब इसमें बोल रहा है कि लेकिन जो अपराध है, यानी कि जो मतलब अपराध है वो इंडिया में ट्रेवल किया जा सकता है, ठीक है, यानी इंडिया में विचार नहीं है, इंडिया में उसका केस चल सकता है, तो वह मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है, सच मजिस्ट्रेट के पास, वह मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वह उसका ट्रायल चलाए एकदम ऐसे जैसे कि वह अपराध उसके ही एरिया में हुआ हो, उसके लोकल जुरिडिक्शंस में हुआ हो, और उसके पास यह भी पावर है कि वह किसी को कंपेल कर सकता है, जबरदस्ती बोल सकता है कि तुम मेरे सामने आओ, ठीक है, अपने सामने बुलाने के लिए किसी को कंपेल कर सकता है, और वो चाहे जो फर्स्ट क्लास में अगर वो चाहे तो उस व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भी भेज देगा जिसके पास उस वैसा ऑफेंस का चलाने का जुरिडिक्शंस है, ठीक है, और यदि जो ऑफेंस है वो पनिशेबल नहीं है डेथ से या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से, और वह जो व्यक्ति है
वह मतलब बेल देने के लिए तैयार है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट सर क्या करेगा, उससे एक बाउंड लेगा विथ और विदाउट श्योरिटीज, हाँ, उसके आने के लिए यानी उसके अपेरेंस के लिए वो बाउंड लेगा कि जब भी जरूरत पड़ेगा जिस भी मजिस्ट्रेट के पास तो वह वहां पर आएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टू बोल रहा है, एक बार हम इसको फिर से दोहराएंगे, उससे पहले हम टू देख लेते हैं। Do when there are a more magistrate than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot certify himself as to magistrate or to or before whom such person should be sent or bound appear the case shall be reported for the orders of the high court। इसमें कहा जा रहा है कि अब दो मजिस्ट्रेट के पास फिर से जुडिक्शन आ गया, यानी कि दोनों ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, तो दोनों के पास पावर आ गया। तो ये जो है, अगर ये दोनों आपस में नहीं कर पा रहे हैं कि इसको किसके पास भेजा जाए, इस केस को किसके पास भेजा जाए, ठीक है, तो वह क्या करेंगे, हाई कोर्ट को भेज देंगे रिपोर्ट। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके पास भेजा जाए। एक बार आप और 187 समझिए मोटा मोटा, कि यदि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है कि अगर उसके जुडिक्शन से बाहर, उसके जुडिक्शन में रहने वाला, ये मैंडेटरी है कि उसके जुडिक्शन में रहने वाला, उसके अधिकार क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि कहीं बाहर, इंडिया में या इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस कर देता है और वह 177 से लेकर 185 तक मतलब सेक्शन से दिया गया है, उसके हिसाब से वह ट्रायल नहीं किया जा सकता, या उस समय में जो लॉ है उसके हिसाब से ट्रायल नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडिया में उस समय जो टाइम है, मतलब उस समय में जो रूल है, उसके द्वारा इंडिया में विचारणीय है, यानी कि जो ऑफेंस है उसका इंडिया में ट्रायल चलाया जा सकता है, ठीक है, उस समय का लॉ के हिसाब से ट्रायल चलाया जा सकता है। तो उस मजिस्ट्रेट के पास यह पावर है कि वह मजिस्ट्रेट उस जो ऑफेंस है, ठीक है, उस व्यक्ति को एकदम मतलब ऐसे इंक्वायरी करेगा जैसे कि वो उसके जुडिक्शन में हुआ, उसका अधिकार क्षेत्र में वह अपराध किया है, ठीक है, वह उस व्यक्ति को कंपेल कर सकता है अपने सामने आने के लिए, या फिर यह भी पावर है कि उस व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है जहां पर वह मजिस्ट्रेट जिसके पास यह जुडिक्शन है उसका ट्रायल या इंक्वायरी चलाने के लिए। और यदि वह अपराध पनिशेबल विथ डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक पनिशमेंट नहीं जाता है, तो वह व्यक्ति यदि बेल देने के लिए तैयार है और मजिस्ट्रेट से सेटिस्फाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो वह उससे बाउंड लेकर विथ और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। बाउंड किस चीज का रहेगा, अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट हैविंग सच जुडिक्शन, जिसके जुडिक्शंस है उसके सामने, उसके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए वह एक बाउंड ले लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर बता ही दिए। 188 ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब यदि अपराध इंडिया से बाहर होता है तो क्या होता है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और इल्सवेयर। यदि इंडिया के सिटीजन के द्वारा किया जाता है कहाँ, हाई सीज यानी कि समुद्र में, या फिर कहीं और पर। बी बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो मतलब सिटीजन तो नहीं है इंडिया का, लेकिन वो हमला करता है शिप पर और एयरक्राफ्ट पर जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो ही मे बी डील्ड with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found। तो उस व्यक्ति पर, ठीक है, उसको ऐसे डील किया जाएगा जैसे कि वह अपराध इंडिया में ही किया गया हो, ठीक है। और उसके बाद प्रोवाइडेड दैट not withstanding anything in any of the preceding sections of this chapter no such offense shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government। अब इसमें कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर एक चीज हम भूल गए बोलना, कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड। अब जहां पर वो पाया जाएगा वहां पर भी उसका ट्रायल चल सकता है, ठीक है, जहां पर वो पकड़ाएगा वहां पर। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट में हम पढ़ रहे थे कि जो भी ऊपर है वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वह जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका मतलब ऑर्डर ना मिल जाए, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है तभी हम उसका कार्रवाई कर सकते हैं, उससे पहले हम कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके जैसा कि अब हम पढ़ते हैं 189 सीआरपीसी क्या बोलता है, रिसीप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हेन एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन टेरिटरी आउटसाइड इंडिया इज बीइंग इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 188, जो कि ऑफेंस है जो कि इंडिया से बाहर किया गया है, ठीक है, और इंक्वायरी चल रहा है उसका 188 के तहत चल रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ ही थिंक्स फिट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सही समझे तो डायरेक्ट दैट कॉपीज ऑफ डिपोजिशन मेड और एग्जिबिट प्रोड्यूस बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर इन और टेरिटरी और बिफोर डिप्लोमेटिक और काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक समझता है तो वो जो डिपोजिशन का कॉपी है, ठीक है, जो कागजात है और जो एग्जिबिट यानी जो इंपॉर्टेंट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है किसके समक्ष, जुडिशियल ऑफिसर के समक्ष, ठीक है, या फिर जो भी बिफोर डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव, जो इंडिया के डिप्लोमेटिक और काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया से बाहर, ठीक है, तो उनके सामने भी मतलब जमा करने के लिए कॉपी वो बोल सकता है दिखाने के लिए। इन और फॉर दैट टेरिटरी शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस, और वह जो मतलब कैसे लिया जाएगा एज एविडेंस, ठीक है, वह
as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to matter to which such deposition exhibit related। यानी कि जो फिर कोर्ट है वो उसको जो भी वो कागज है उसको एज एविडेंस यूज करेगा। कौन सा कोर्ट? तो जो ट्रायल चला रहा है उस केस का वो, ठीक है। और उसको वो अगर वो कोर्ट चाहे, ठीक है, अगर वो कोर्ट चाहे तो वह कमीशन भी बना सकता है, यानी कि एक कमीशन भी बना सकता है। किस चीज़ के लिए? एविडेंस लेने के लिए, ठीक है। मतलब कैसा एविडेंस? जो कि उस डिपोजिशन एग्जिबिट से रिलेटेड है, जो भी एविडेंस है उसको लेने के लिए वो अगर वो कोर्ट चाहे, यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा है, सिर्फ कोर्ट के बारे में बता रहा है कि कोर्ट चाहे तो वह कमीशन बना सकता है, ठीक है। बाकी कोई कमीशन नहीं बना सकता। बाकी सबके सामने प्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जय हिंद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम नया चैप्टर देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है कि शायद 14 ही इंपॉर्टेंट है, तो हम 14 ही करेंगे। और आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।